Hello guys, myself Diksha. So today chapter is chapter 3, atoms and molecules of class 9th. So first tell me what are atoms and what are molecules. Atoms are जो हमारा मैटर होता है ना, वो एटम से मिलके बना होता है. किससे मिलके बना होता है? एटम्स. ये माना जाता है कि जो एटम्स है, माना जाता था कि जो एटम्स है वो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते. मतलब ये डिविजिबल नहीं है कि इनके आगे इनके कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है, ये माना जाता था. बट हम इस चैप्टर में देखेंगे कि एटम्स के भी 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ओके, मतलब एटम्स के भी 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. उसके बाद जब हम एटम्स को मिला के, बहुत सारे एटम्स को मिला के कुछ बना देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल. उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल. बस यही फर्क है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, बाकी हम सारा चैप्टर में डिस्कस करते हैं. तो पहले ये चैप्टर क्या कह रहा है? तो इसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉज है जो कि हम अब स्टडी करेंगे. वो 2 लॉज क्या है अभी देखते हैं. फर्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये क्या कहता है? अगर मान लो कोई 2 चीजें बनती है, जैसे ए, कोई एक ए कोई मॉलिक्यूल है, और प्लस बी कोई बी मॉलिक्यूल है, उन दोनों ने मिलके बना दिया सी. ये सी बना दिया. तो जो इसका मास होगा प्लस इसका मास होगा, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो सी मास के इक्वल आएगा. ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. होता कैसे है? जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे हमें पता है वाटर की रिएक्शन कैसे होती है. 2H2 प्लस O2 क्या बन जाता है? 2H2O. ये बनता है. हमें पता है हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1. तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है? 2, और 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, हाइड्रोजन का मास हो गया यहाँ पे 4. ठीक है. ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो हो गया 32. तो उसके बाद हम वाटर का मास देखेंगे. H2 2 प्लस ऑक्सीजन का 16. ठीक है, ये 2 है, मल्टीप्लाई विद 2 कितना हो गया? 18 इंटू 2 दैट इज 36. इधर वाली साइड पे तुम्हारा 36 आया, और इधर देखते हैं 32 प्लस 4, ये भी 36 आ गया. इधर भी 36 है, इधर भी 36 है. मतलब जो मास है वो हमारा कंजर्व रहा. इधर भी रिएक्टेंट वाली साइड भी 36 है और प्रोडक्ट वाली साइड भी 36 है. ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब इन्होंने क्या एक्टिविटी की है वो देखते हैं. अब इन्होंने एक्टिविटी में क्या किया? एक एक्स वाई ये ले लिया, जैसे कॉपर सल्फेट ले लिया, सोडियम कार्बोनेट ले लिया, और सेकंड को बोला बेरियम क्लोराइड ले लो, सोडियम सल्फेट ले लो, और थर्ड को बोला लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड ले लो. इसमें से कोई भी इन्होंने कुछ भी ले लिया. ठीक है. जो हमारा सोल्यूशन एक्स था, जो एक्स में से कोई भी सोल्यूशन, इनमें से कोई एक वो इस टेस्ट ट्यूब में डाल लिया, और जो y था वो ऐसे नीचे इसको ऐसे रख लिया. ओके, मतलब इसको एक थ्रेड से बांध लिया ताकि ये दोनों मिक्स ना हो जाए. पहले इनका वेट किया गया. जब इनका वेट किया, जो भी वेट आया वो नोट कर लिया गया. अब उसके बाद इसको थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब को टिल्ट कर दिया गया, और जो जब टिल्ट किया तो जो टेस्ट ट्यूब का जो भी सोल्यूशन था वो इसके साथ क्या हो गया? रिएक्ट हो गया. मतलब इसके पास चला गया. हुआ क्या? ये दोनों मिक्स हो गए ना, टिल्ट करके ये सारा का सारा सोल्यूशन इसके बीच में चला गया, तो ये दोनों क्या हो गए? रिएक्ट हो गए. जब ये रिएक्ट हो गए तो उसके बाद इसका वेट नोट, मास मतलब नोट किया गया. तो देखा गया जो हमने पहले अलग अलग का वेट किया था और बाद में जो रिएक्शन के बाद जो मास आया था वो दोनों क्या था? इक्वल था. तो इससे पता चलता है कि कोई भी जो भी हमारी रिएक्शंस होती हैं उनके जो मास होते हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मास क्या होते हैं? सेम होते हैं. तो इसमें क्या कहा गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. मतलब मास ना ही हम बना सकते हैं और ना ही कहीं खत्म होता है, कि जितना इधर मास होगा, मतलब रिएक्टेंट वाली साइड मास होगा, उतना ही प्रोडक्ट वाली साइड मास होगा. दोनों का मास क्या रहता है? सेम रहता है. अब नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ये क्या कहता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये बोलता है, जैसे हमने रिएक्शन की थी पहले 2H2 प्लस O2 2H2O. मतलब अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स H2 के लेंगे, 1 मॉलिक्यूल O2 का लेगा, O2 के लेंगे, तो ही 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे वाटर के.
अगर मान लो हमने ऐसे ले लिया H2 प्लस O2, तो वाटर कभी भी फॉर्म नहीं होगा। हमें 2 मॉलिक्यूल्स ही हाइड्रोजन के लेने पड़ेंगे, तभी वाटर क्या है हमारा फॉर्म होगा। ओके, तो हुआ क्या, हमने जैसे ये रिएक्शन लिखी थी 2H2 प्लस O2, इससे हमारे 2 मॉलिक्यूल्स बन गए थे वाटर के। हमने इसमें मास कितना लिया, 4, 2 तो हाइड्रोजन का हो गया और इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 4, ये कितना हुआ 32। तो हम इसको रेशो कर देते हैं, देखो हमने रेशो की 4:32, ये बन गया 1:8। मतलब हमें ये फिक्स प्रपोर्शन में ही लेना पड़ेगा, हमें यही रेशो में लेना पड़ेगा, तभी जाके क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता हम 2:15 में ले लें या फिर किसी और रेशो में ले लें, तो वाटर कभी भी फॉर्म नहीं होगा। यही कांस्टेंट प्रपोर्शन बोल रहा है कि हमें कांस्टेंट वही प्रपोर्शन में लेना पड़ेगा, वही रेशो में लेना पड़ेगा, तभी जाकर जो हम चीज चाहते हैं वो बनेगी। ओके, तो ये क्या कह रहा है, दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, मतलब ये लॉ क्या कह रहा है, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। मतलब वो किस प्रपोर्शन में होगी, डेफिनेट प्रपोर्शन में होंगे, मगर अगर मतलब हमने वाटर बनाना है तो 1:8 की प्रपोर्शन में ही होगा। कोई और प्रपोर्शन लेंगे तो वो वाटर की फॉर्मेशन होगी ही नहीं। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, पहली प्रॉपर्टी है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टेनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अभी मैंने आपको बताया कोई भी मैटर बना हुआ है तो उसके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे एटम्स प्रेजेंट होंगे, और एटम की हेल्प से क्या बनता है, हमारा मैटर बनता है। ठीक है, जो ये एटम्स होते हैं यही पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में, यही किसी के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। ये सुना, मतलब ये बोला जाता था कि एटम्स क्या है, इंडिविजिबल पार्टिकल है, बट आगे हम चैप्टर में देखेंगे कि ये डिवाइड हो जाएंगे। बट अभी तक ये कहा गया है कि एटम्स क्या है, इंडिविजिबल पार्टिकल्स है, मतलब ये डिवाइड कभी नहीं होगा, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब इसको ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो कोई भी एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट ले लो किसी भी एटम का, उसका जो मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। जैसे अगर हमने NaCl लिया और इसमें जो सोडियम की जो प्रॉपर्टीज होगी ना, उसका मास और प्रॉपर्टीज सोडियम जैसी ही रहेंगी, बिल्कुल सेम रहेंगी। ओके, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर कोई और एटम ले ले, जैसे एक सोडियम ले लिया, एक मैग्नीशियम ले लिया, सोडियम की अलग प्रॉपर्टीज होंगी, मैग्नीशियम की अलग प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, एटम्स कंबाइन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। कहते हैं जो एटम्स है वो अपने कंबाइन कर जाते हैं होल नंबर की रेशियो में, ताकि वो क्या बना ले, कोई कंपाउंड बना ले। जैसे हमने किया था ना H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2, 2H2O, मतलब एक कौन सी रेशियो में कंबाइन कर रहे थे, 1:8 में कंबाइन करके इन्होंने क्या बना दिया था, वाटर बना दिया था, कोई 2 कंपाउंड बना दिया था हमारे पास। ठीक है, द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जो हमारे एटम्स होते हैं, जो रिलेटिव नंबर मतलब एटम्स होते हैं, वो किसी कंपाउंड में कांस्टेंट ही रहते हैं। मतलब अगर हमने वाटर बनाना है तो उसके 2 मॉलिक्यूल्स ही वाटर H2 के लगेंगे और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लगेगा, मतलब एक कांस्टेंट ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने इसमें 3 ले लिया, इसमें 2 ले लिया, ऐसा कभी नहीं होगा। हमें इसको कांस्टेंट ही रखना पड़ेगा, मतलब वही लेना पड़ेगा, तभी जाके क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये देखिए इन्होंने बोला है कि जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो एटम्स है वो भी अपने स्मॉलर पार्टिकल्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। स्मॉलर पार्टिकल्स आपको बताया इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में डिवाइड हो जाते हैं ये एटम्स भी। इस चैप्टर में हम एटम्स को इंडिविजिबल मान के चलेंगे कि एटम्स क्या है, डिवाइड नहीं होते। अब हम देखते हैं कि एटम होता क्या है, व्हाट इज एन एटम। एटम जैसे कोई, हम आपको देखते हैं हम घर बनाते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, ईंटों का यूज करते हैं घर बनाने के लिए, ईंट से ईंट रखते हैं, ऐसे ईंट से ईंट लगाई तो घर बन जाता है, कोई दीवार खड़ी हो जाती है। वैसे ही अगर हमने कोई भी चीज बनानी हो तो एटम 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 ऐसे लगाना पड़ता है, तभी कोई मैटर बनता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, किसके, किसी भी मैटर के। ठीक है, क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी मैटर के। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम कोई भी मैटर को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इसका साइज को देखते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको इमेजिन कर ही नहीं सकते इनका साइज कैसा होगा। बट आजकल बहुत अच्छी अच्छी मतलब
मॉडर्न टेक्निक्स आ गई जिसकी वजह से हमने इनके साइज को देखा। तो जो हमारे एटॉमिक रेडियस होता है इसका वो होता है 10⁹ नैनोमीटर। ओके, ये तो जो एटॉमिक रेडियस होता है ना वो हम किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं। और जो 10⁻10 होता है ये होता है एटम का रेडियस। एटम का रेडियस कितना होता है, 10⁻10। ये हाइड्रोजन एटम की बात की गई है, एटम ऑफ हाइड्रोजन की क्या होता है, 10⁻10 होता है। और अगर देखा जाए जो हमारा हाइड्रोजन एटम होता है ना इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये न्यूक्लियस पड़ा है हाइड्रोजन का और इसके मतलब अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। तो हम ये बात इससे ये बात पता चलती है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, एक होता है। तो जो इसका रेडियस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये होता है, मतलब आप कह सकते हो जैसे ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो यहां से लेके यहां तक क्या हो जाता है हमारा एटॉमिक रेडियस। तो ये होता है 10⁻10 नैनोमीटर। नैनोमीटर में देखा जाता है ये। अगर हम इसके न्यूक्लियस की बात करें, जो इसके बीच में है ना वो गोल सा ये न्यूक्लियस, मतलब इसके आले दुआले अराउंड ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जो इस न्यूक्लियस का रेडियस होता है सिर्फ इतना सा, ये होता है 10⁻15 नैनोमीटर। इसमें ये फर्क होता है, बहुत ही छोटा होता है न्यूक्लियस। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो सिंबल्स हैं वो कैसे दिखते हैं, मॉडर्न डे के सिंबल्स कैसे। ये जो सारे सिंबल्स हैं ये किसी मतलब साइंटिस्ट ने इसको बोला था कि सिंबल ऐसे होते हैं, मतलब सिंबल ऐसे होने चाहिए। हाइड्रोजन का ये, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, मतलब उसने ये सुजेस्ट किया था, बट ये सिंबल हम यूज नहीं करते। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये सिंबल्स नहीं है, ये सिंबल वैसे ही किसी ने सुजेस्ट किए थे। किसने सुजेस्ट किए थे, डाल्टन ने सुजेस्ट किए थे ये सिंबल्स। बट ये वाले सिंबल्स हम यूज नहीं करते। हम देखते हैं आगे हम कौन से सिंबल यूज करते हैं। पहले सिंबल्स के नेम कैसे रखे गए, जिस प्लेस पे वो इन्वेंट हुए। जैसे जो हमारा कॉपर था वो कहाँ से आया, साइप्रस से आया, ठीक है। तो फिर ऐसे ही मतलब उनके कईयों के नेम उसके कलर से रखे गए, कईयों के नेम जहां पे वो इन्वेंट हुए तब उससे रखे गए। जो गोल्ड था वो इंग्लिश वर्ड था, मीनिंग उसका क्या था, येलो। वो येलो कलर का दिखा तो उन्होंने उसका नेम क्या रख दिया, गोल्ड, क्योंकि गोल्ड का इंग्लिश मीनिंग होता है येलो। अब इस IUPAC ने हमारे नेम्स को मतलब वो किया है कि अप्रूव किया है कि हमने क्या क्या, अब हम अकॉर्डिंग टू IUPAC हम इनके नेम रखे हुए। उसके बाद तो इन्होंने कैसे किया, जो कुछ थे मतलब कुछ एलिमेंट्स थे उनके नेम फर्स्ट 1 और 2 लेटर से रखे गए। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का नेम क्या है, N, फर्स्ट लेटर देख लिया, मतलब उसका मतलब सिंबल ये रखा गया। जैसे अब कोई और देख लेते हैं हम, आर्गन, आर्गन ये इसका सिंबल है AR, मतलब फर्स्ट 2 लेटर्स को देखा गया। ऐसे कुछ फर्स्ट और सेकंड लेटर से देखे गए, ठीक है। उसके बाद जैसे हाइड्रोजन का H, एल्यूमिनियम का AL लिया गया। एंड ये भी देखा गया कि जो पहला अक्षर होगा वो तो बड़े लेटर मतलब कैपिटल लेटर का होगा, जो सेकंड वाला होगा वो स्मॉल लेटर का होगा। जैसे ये देखो A बड़े का है और ये स्मॉल लेटर है, मतलब ये नहीं लिखा गया सेकंड वाला जो वो लेटर था वो स्मॉल था। ऐसे कोबाल्ट में मतलब ऐसे नहीं लिखा गया, ऐसे लिखा गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। उसके बाद जैसे क्या हुआ, उसके बाद जैसे मतलब इन्होंने जैसे ये क्लोरीन लिया, क्लोरीन देखा, उसके बाद ये इन्होंने ना CH नहीं रखा, मतलब CH नहीं रखा बिकॉज ये किसी और का सिंबल बन गया था। फिर इन्होंने सेकंड वर्ड को छोड़ के थर्ड वर्ड लेना शुरू कर दिया, जैसे CL, ZN, ऐसे किया। ऐसे करके इन्होंने नेमिंग्स रखी। जैसे ये भी किया, जैसे आयरन का इन्होंने नेम रखा Fe, एलिमेंट मतलब सिंबल रखा Fe, आयरन का सिंबल है Fe, बिकॉज आयरन कहां से निकलता है, फेरम से निकलता है। मतलब इसका लेटिन नेम, आयरन का जो लेटिन नेम है वो फेरम है, इसलिए इन्होंने पहले इसके 2 अक्षर ले लिए, फेरम। ऐसे सोडियम का Na, बिकॉज इसका लेटिन है नेट्रियम। पोटाशियम का कैलियम है लेटिन में और इसका ले लिया K, पहला अक्षर। ऐसे किया। तो ये फिर आगे कुछ ऐसे सिंबल्स के नेम है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको अपने आप याद हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं एटॉमिक मास की तरफ। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है
डाल्टन ने क्या कहा कि हर एक एटम होता है ना, उसके पास कोई ना कोई मास जरूर होगा। पहले डाल्टन ने ये बोला। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि जो अगर वो 3 ग्राम ऑफ कार्बन ले रहा था और 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले रहा था, तो क्या बन रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ। सीओ को हम क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर वो 3 ग्राम कार्बन ले रहा था, 4 ग्राम ऑक्सीजन ले रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा था। तो उसने ये देखा, अगर वो कार्बन को 4/3 टाइम्स ऑक्सीजन से रिएक्ट कर दे, तो भी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो इसीलिए उसने फिर एक यूनिट को डिराइव किया, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। इसको लिखते हैं हम AMU। मतलब अगर हम किसी का भी मास लिखते थे, जैसे कार्बन का 12 होता है, 12 के पीछे इसने लिखना शुरू कर दिया AMU। ठीक है। बट ये उसके बाद एक्सेप्ट नहीं, मतलब ये भी एक्सेप्टेड था, बट उसके बाद AMU को चेंज करके ओनली यू लिख दिया। अब हम कार्बन का मास लिखते हैं 12U, ऐसे करके कर दिया। ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। यू को क्या बोलना शुरू कर दिया, यूनिफाइड मास। ये यूनिफाइड मास किसके इक्वल है, पहले इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को लिया। ऑक्सीजन का मास हमारे पास 16 होता है। तो इन्होंने ये सोचा कि जैसे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा एटम्स के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है, सबसे ज्यादा एटम्स के साथ रिएक्ट करती है। तो इन्होंने अगर ऑक्सीजन का 16 है, तो इन्होंने एक एटम का मास मान लिया 1/16। इन्होंने इसको स्टैंडर्ड मान लिया। बट फिर उसके बाद देखा गया कि जो कार्बन है ना, वो बहुत ज्यादा से रिएक्ट करती है, बहुत ज्यादा एटम से रिएक्ट करती है। तो हमारे पास कार्बन का कितना था, 12। तो इन्होंने 1/12 को क्या मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया। मतलब 1 एटम का जो मास होगा, वन एटम मतलब 1 एटम का जो मास होगा वो 1/12 होगा। तो इन्होंने क्या समझा, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये किसके बराबर होगा, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम की जो 1 AMU है ना, वो इसके बराबर होगा। मीन्स क्या हुआ, जैसे हमारे कार्बन का 12 AMU है ना, अगर ये जो AMU, ये 1 AMU किसके बराबर है, 1/12 के। तो फिर 12 किसके हो गया, 12 इंटू 1/12, ये हो गया 1। मतलब हमारे पास कार्बन का कितने एटम्स है, हमारे पास कार्बन के 1 एटम्स है कार्बन के। ऐसे इन्होंने ये बात की। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिया आगे, वो देखते हैं हम। इन्होंने देखा, जैसे एक फ्रूट सेलर था, उसने क्या किया, वो उसने कहा दिस हैज अ मास इक्वल टू 12। मतलब जो एक वाटरमेलन है ना, उसका मास 12 यूनिट के इक्वल है। उसने कहा जो एक वाटरमेलन है उसका मास 12 यूनिट के इक्वल है। उसने उसके 12 पीसेस कर दिए वाटरमेलन के। ठीक है। तो फिर जो एक पीस होगा, एक पीस का मास तो 1/12 यूनिट के इक्वल हो जाएगा ना, एक का 1। अगर इसका इसका एक वाटरमेलन का 12 यूनिट के इक्वल है, तो इसने 12 पार्ट्स कर दिए इसके, तो एक का 1/12 के इक्वल हो जाएगा वाटरमेलन के। बस ऐसे ही जैसे उसने बना दिया फ्रूट मास यूनिट, बस ऐसे ही हमारा बना था एटॉमिक मास यूनिट, AMU। ये होता है बस। ओके। मतलब 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 C12 एटम। जो हमारा कार्बन होता है उसका मास 12 होता है, 1/12 C12 एटम। यही था। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है। देखो एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास दिए हुए हैं, क्या है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का भी मैंने बताया मास 12 होता है, ऐसे नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 23। ये आप धीरे धीरे याद करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। उसके बाद हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। जो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब अकेला नाइट्रोजन ऐसे नहीं हमारी सराउंडिंग में फिर रहा होगा। नाइट्रोजन के पास, देखो मैं आपको समझाती हूँ, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ऐसे होता है, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ये ये नाइट्रोजन का कर रहे हैं हम, ये जो बीच वाला होगा न्यूक्लियस होगा। ऐसे फर्स्ट, सेकंड, ऐसे इस शेल्स में जो होते हैं हमारे क्या घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
सेकंड शेल में 8 हो सकते हैं, 2 8 8 ऐसे होता है। सेकंड शेल में 2 होते हैं और हमारे पास नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 7। तो सेकंड शेल में बचे कितने 5 रह गए, 2 तो इसने ये इधर ले लिए, 1 2 3 4 5। तो फिर नाइट्रोजन क्या करता है कि ये सोचता है कि मुझे 8 चाहिए, मुझे स्टेबल होना है। ये कहता है मुझे 8 चाहिए, मुझे स्टेबल होना है। फिर ये क्या करता है, जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो किसी और से ले लेता है, अपने पास किसी और से ले लेता है। तो हुआ क्या, अगर ये किसी और से ले लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। देखो NH3 की एग्जांपल लेते हैं, किसकी, NH3 की एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए नाइट्रोजन के, और 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए। अब हाइड्रोजन का बना लेते हैं, ये न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसे ये H3 है तो 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक इसके पास ये हो गया, एक ये हो गया, ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन। ये तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इससे भी ले लिया, इससे भी ले लिया और इससे भी ले लिया। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका जो बाहर वाला शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ये हमारे क्या बना देते हैं NH3, और इसको क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल। जो 2 एटम्स है या 2 से ज्यादा एटम से मिलके बने हो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ये होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, वही जो 2 से ज्यादा एटम से मिलके बना होता है वो क्या होता है मॉलिक्यूल। ये देखो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, वो एटम सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं, जैसे N2 ये 2 से मिलके बना हुआ है। NH3 ये डिफरेंट हो गए, ये तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन था, सेम एटम थे, ये डिफरेंट हो गए, एक नाइट्रोजन है एक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, ये ऐसे मिलके बना है, ये भी क्या है एक मोलिक्यूल। ये फर्क होता है इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, ये देखो एलिमेंट्स के। जैसे हमारे पास है O2, O2 दो ऑक्सीजन से मिलके बना है, या डायटोमिक है, डायटोमिक का मतलब होता है 2। ठीक है, अगर 3 मिल जाए O3 बन जाए तो इसको बोलते हैं अजोन, अजोन जो 3 से मिलके बनती है। ठीक है, और हम इसको सभी को बोल देते हैं एटोमिसिटी, जब ऐसे मिलते हैं 2 सेम से मिलते हैं तो इसको बोलते हैं एटोमिसिटी। ठीक है, जैसे मेटल्स हैं या फिर कुछ और एलिमेंट्स है जैसे कार्बन है, ये सिंपल स्ट्रक्चर नहीं बनाते, इनके पास सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होती, बट ये बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे जो कार्बन है वो तो बहुत ही बड़ी स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर बना सकता है, जैसे ये कितनी मर्जी बड़ी चेन बना लो इसकी। तो देखो कार्बन कितना बार है, ऐसे कार्बन बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स बना सकता है। ठीक है, ऐसे हम एटॉमिसिटी देखेंगे नॉन मेटल्स की, ये हम सभी इसके बारे में देखते हैं अभी। ये देखो एटॉमिसिटी मींस कि वो कितनी बार अपने आप में वो करते हैं। जैसे आर्गन है, आर्गन एक ना, आर्गन का नंबर होता है 20, सॉरी आर्गन का नंबर होता है 18। ठीक है, फिर ये देखो ये न्यूक्लियस पड़ा है यहाँ पे बीच में, पहले में 2 आ गए, उसके बाद कितने आ गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर तीसरा शेल आ जाता है ऐसे करके, उसमें भी कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 2 और 8 10, 8 18 हो गए ना 18 पूरे। ये पहले से ही स्टेबल है, इसको ना ही लेने की जरूरत है और ना ही देने की जरूरत है, इसीलिए हमेशा बस ऐसे ही रहता है आर्गन। इसको AR2 AR3 ऐसे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये पहले से ही स्टेबल है। हीलियम भी स्टेबल है, ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, ये न्यूक्लियस हो गया 2, उसके बाद कितने हो जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसको 2 क्या है गेन करने पड़ेंगे, 2 किसी से लेने पड़ेंगे। ऐसे फिर ये डायटोमिक की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है O2, हाइड्रोजन भी H2 की फॉर्म में, N2 नाइट्रोजन भी N2 की फॉर्म में, Cl2 क्लोरीन भी डायटोमिक। फोस्फोरस टेट्राटोमिक का मतलब होता है P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, टेट्रा मतलब 4। सल्फर पॉलीएटॉमिक, सल्फर होता है ये S8 में भी एग्जिस्ट करता है, बहुत बड़ी बड़ी चीजों में, मतलब पॉली मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स में एग्जिस्ट करता है। ओके,
सो नेक्स्ट हमारे पास अब है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स देखेंगे ये कैसे बनते हैं। ये देखो, ये होता है कंपाउंड H2O। H2O कैसे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलके बना है, मतलब अलग अलग है। ऐसे अमोनिया NH3 मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग अलग से मिलके बना, ऐसे कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग से मिलके बनता है, मतलब दो एटम्स हो गए ना यहाँ पे, वही चीज बताई है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कुछ एक्टिविटी की है इन्होंने, ये देखो जी, ये एक्टिविटी क्या की है इन्होंने ना, इसको देखा वाटर को, पहले हाइड्रोजन को देखा, रेशो कितनी थी हाइड्रोजन की 1 1 लिख ली, ऑक्सीजन की कितनी थी 8, बट हाइड्रोजन का एक्चुअल मास होता है 1 और ऑक्सीजन का एक्चुअल मास होता है 16। एक्चुअल मास, एटॉमिक मास 16 होता है। तो इसको डिवाइड किया, मास रेशो बाय एटॉमिक मास, इसका 1 आया, और इसको डिवाइड किया, इसका 1/2 आया। मीन्स जब हमने वाटर बनाया, इसके हमें सिंपलेस्ट रेशो क्या मिल गई, तो ये हो गया, देखो 1:1/2, 2 इधर चला गया, 2:1 आ गया। वही हाइड्रोजन मतलब 2 होंगे, ऑक्सीजन मतलब 1 होगा, हाइड्रोजन मतलब 2 होंगे, ऑक्सीजन मतलब 1 होगा। ये रेशो में हमारा वाटर क्या है, फॉर्म होता है। ये चीज दिखाई गई है यहाँ पे। नाउ द टॉपिक इज व्हाट इज एन आयन। अब हम देखेंगे कि आयन क्या होता है। ठीक है, आयन जैसे मान लो हमने एग्जांपल ले ली नाइट्रोजन की, जो सोडियम की तो सोडियम का नंबर होता है ना वो 11 होता है। मतलब इसका क्या होगा, जैसे न्यूक्लियस है, इसमें 2 आएंगे फर्स्ट शेल में, और सेकंड शेल में कितने आ जाएंगे, 8, 3 4 5 6 7 8, और उसके जो उससे अगले वाला शेल होगा उसमें सिर्फ एक आएगा। देखो 2 8 10 11 होते हैं, एक इसमें आ गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको स्टेबल होने के लिए इसको 7 जा तो लेने पड़ेंगे, या फिर अपना ये एक किसी को दे दे, या फिर 7 ले ले, या फिर एक दे दे। तो इसको इजी लगता है एक देना, एक देना ज्यादा इजी है 7 लेने से। तो ये क्या करता है, जो एक होता है ना किसी को दे देता है। ठीक है, मतलब जब किसी को दे देता है तो इसके पास कितने रह गए, अब 10 रह गए ना, एक दे दिया तो इसके पास 10 रह गए, तो इसके ऊपर ऐसे पॉजिटिव साइन आ जाता है, किसने क्या दिया, एक दे दिया। ठीक है, ऐसे जो हमारा मैग्नीशियम होता है वो 2 देता है तो उसके पास 2 पॉजिटिव आ जाता है। क्या आ जाता है, 2 पॉजिटिव। अब हम फ्लोरीन की एग्जांपल लेंगे, एफ फ्लोरीन, इसके होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 9। तो होता क्या, ये न्यूक्लियस है, पहले में 2 आ गए, उसके बाद कितने आ गए, 7, 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7। या तो ये 7 के साथ किसी को दे दे, या फिर एक किसी से ले ले। तो ये क्या करता है, 7 इसको देने तो डिफिकल्ट है, ये एक किसी से ले लेता है, इसीलिए इसके पास आता है एफ नेगेटिव। जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाले होते हैं ये बोल होते हैं आइन। जो लेता है उसके पास नेगेटिव आता है, जो देता है वो उसके पास क्या आता है, पॉजिटिव आता है। सोडियम ने दिया था तो इसके पास पॉजिटिव आया, मैग्नीशियम भी देता है तो इसके मैग्नीशियम 2 देता है इसके पास, इसीलिए इसके पास 2 पॉजिटिव आया। जो फ्लोरीन होता है वो एक लेता है इसलिए इसके पास नेगेटिव आया। जो ऑक्सीजन होता है वो 2 लेता है, इसके इसीलिए इसके पास 2 नेगेटिव आते हैं ऑक्सीजन के पास, ऐसा होता है। ठीक है, ये हमारे जो होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव वाले आयन होते हैं। नेगेटिव वाले नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। और पॉजिटिव वाले जैसे Na पॉजिटिव है, ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। ये फर्क होता है बस इनमें, ये आयंस होते हैं, इसको बोलते हैं आयंस। जो पॉजिटिव वाले होते हैं जैसे Na पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं केटायंस, पॉजिटिव वाले को बोला जाता है केटायंस। जो नेगेटिव वाले होते हैं जैसे F नेगेटिव, इनको बोलते हैं एनायंस। क्या बोलते हैं, एनायंस। जैसे NaCl होता है, ये होता है सोडियम क्लोराइड, इसको सोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन से हो जाता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये दोनों ऐसे टूट जाते हैं। जो पॉजिटिव वाला हो गया फिर ये क्या हो गया, केटायन, केटायन बन गया, और ये हो जाता है हमारा एनायन। ये होता है बस केटायन और एनायन का ध्यान रखना। अब हम देखेंगे कि हमने केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं। देखो जैसे इन्होंने कहा कि हमारे पास ह्यूमन बींग्स के पास कितनी आर्म्स होती हैं, कितनी आर्म्स होती है, 2। ऑक्टोपस के पास कितनी होती है,
8। तो ऑक्टोपस अपनी 8 आर्म से ह्यूमंस की कितनी आर्म्स को पकड़ सकता है? 4 को, है ना। जैसे 2 से इसने दो एक की पकड़ ली, एक ह्यूमन की पकड़ ली, 2 से इसने दूसरे ह्यूमन की पकड़ ली, 2 से तीसरे की, 2 से चौथे की, 8 होगी पूरी इसकी। तो इसको हमने H बोल दिया, इसको हमने O बोल दिया। हुआ क्या? तो फिर मॉलिक्यूल कैसे बन गया? H एक ह्यूमन था, O 4, मतलब H ने एक ऑक्टोपस को पकड़ा और ऑक्टोपस ने 4 ह्यूमंस को पकड़ा, ये होता है। ठीक है। जैसे अब हम कोई फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे फॉर्मूला लिखते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था NH3 का। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। कुछ ऐसा हो गया। 2 नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं अभी, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के पास 1, ऐसी दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1, ऐसी तीसरे हाइड्रोजन के पास भी 1। ये तीनों जो होता है, नाइट्रोजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए तीनों इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ले लेता है। ऐसे ये क्या होता है? कंबाइन हो जाते हैं, NH3 बन जाता है। ये होता है हमारा केमिकल फॉर्मूला, इसको बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला NH3। ये हमारा केमिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ वैलेंसी क्या होती है। क्या होती है वैलेंसी? जैसे हमारे पास जो सोडियम है ना, वो आपको अभी भी बताया, उसके कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हम इसको लिखते हैं Na पॉजिटिव। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1। मतलब एक दे सकता है तो इसकी वैलेंसी होगी 1। F है, F फ्लोरीन, उसके ऊपर हमने लगाया था नेगेटिव, इसका नंबर होता है 9। तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है ना, इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई? 1। ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है या कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है, वो होती है वैलेंसी। जैसे मैग्नीशियम है, इसके ऊपर आता है 2 पॉजिटिव, ये कितने दे सकता है? 2 किसी और को दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी होगी 2। जो एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर आता है 3 पॉजिटिव, मतलब ये 3 किसी को दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3। ये होती है वैलेंसीज। ठीक है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ठीक है, ऐसा होता है, ये होती है वैलेंसी। अब हम केमिकल फॉर्मूला लिखने के मेथड को देखते हैं कि कैसे लिखेंगे हम। ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं इन्होंने कि कैसे लिखना है। ये देखो, पहले तो जो वैलेंसी और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस, कि जो वैलेंसीज होती हैं, जो चार्जेस होती हैं आयन पे, वो बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट है, व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, द नेम और द सिंबल ऑफ द, जैसे इन्होंने कहा कैल्शियम ऑक्साइड, ये है CaO, इसको कैसे लिखना है? जो मेटल, जो इसमें कैल्शियम क्या है? मेटल। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। कहते हैं मेटल को पहले लिखना होता है, मेटल का पहले नाम लिख दिया कैल्शियम। उसके बाद हमने ओ का ऑक्सीजन नहीं लिखना, बस ऑक्साइड लिखना है। मतलब IDE, जो पीछे होता है उसके पीछे क्या लग जाता है? IDE। जैसे MgO के बारे में देखते हैं, MgO ये हो जाएगा। पहले ये वाला मेटल है मैग्नीशियम, नाम क्या है इसका? मैग्नीशियम। तो ऑक्सीजन नहीं लिखना, IDE पीछे लगाना ही लगाना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अब कोई और देख NaCl, ये क्या है? सोडियम। और ये क्लोरीन होता है, क्लोरीन नहीं लिखना, क्लोराइड, IDE पीछे लगाना है। ठीक है। ये होता है नॉन मेटल को पीछे लिखना है, मेटल को आगे लिखना है। ठीक है। और इसमें क्या कहा है? जैसे अगर मान लो देखो MgOH2, मतलब मैग्नीशियम ना OH के 2 ले सकता है, 2। तो उसके ऐसा ब्रैकेट बना के इसके ऐसे नीचे लिखना है कि मैग्नीशियम ने किसके साथ अटैच है? मैग्नीशियम 2 OH के साथ अटैच है, 1 OH 2 OH। तो फिर हम ऐसे लिखेंगे MgOH2 ब्रैकेट लगा के। ठीक है, बस ये होता है। अगर किसी एक के साथ ही अटैच है, जैसे NaCl, जो सोडियम है वो सिर्फ एक क्लोरीन के साथ अटैच है, तो हमें ये चीज लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। Cl1, अगर 1 हो बस सीधा लिख दो NaCl, अगर 2 3 हो तो ब्रैकेट लगा के इसके ऐसे नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये होता है बस। अब हम देखते हैं हमने फॉर्मूलाज कैसे बनाने हैं। जैसे HCl का फॉर्मूला, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो हुआ क्या? इसकी वैलेंसी भी 1 हो गई, और इसकी भी क्या होती है? 2
दूसरे में 8 फिल हो जाएंगे, तीसरे में 7 फिल होंगे, तो इसको क्या चाहिए, एक चाहिए ना, एक चाहिए, तो इसकी वैलेंसी भी 1 होगी। फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई किया 1, He आएगा, क्लोरीन के साथ 1 मल्टीप्लाई किया Cl आएगा। ऐसे ही देखो H और S, इसकी वैलेंसी 1 होती है। ऐसे सल्फर ना, दो अपने जो दो होते हैं इसको लेने होते हैं, दो उसको चाहिए होते हैं, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, H को साथ 2 के मतलब इसके नीचे आ जाएगा ऐसे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, H के साथ 2 आ जाएगा, S को 1 से मल्टीप्लाई किया SC आ जाएगा। ये होता है बस। ये हमने फॉर्मूला भी सीख लिया कैसे लिखना है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स भी हैं इसकी, जैसे ये वाली हो गई CCl4, कार्बन की मैंने बताया था आपको 4 होती है, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई CCl4। ऐसी मैग्नीशियम की 2 होती है, क्लोरीन की -1, क्योंकि ये माइनस इसीलिए आया ना, क्योंकि ये उससे किसी से लेता है, लेने वाले को माइनस लिखते हैं। ठीक है, MgCl2। ठीक है, मैग्नीशियम क्रॉस मल्टीप्लाई Cl2, ये हो गया। उसके बाद हम आगे देखते हैं, और कुछ और एग्जांपल्स दी हुई है, जैसे ये एग्जांपल को समझते हैं। एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम की 3 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, Al2O3, ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम तो लिखना ही है, इसको ऑक्साइड लिख दिया। ऐसी ये हो गया Ca2O2। ये Ca2O2 नहीं बनता, जो जैसे देखो कैल्शियम ऑक्सीजन, ये होता है, इसकी भी 2 होगी, इसकी भी 2 होगी, 2 और 2 रेशो में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 1:1 बन जाएगा, मतलब इसको काट दो, तो ये बन जाता है CaO, ऐसे काट के बस, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, इसीलिए कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, आगे क्या है। ये कुछ और एग्जांपल्स है, देखो सोडियम की +1, NO3 -1, बस ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ये भी ऐसी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ऐसे करके हम कुछ और एग्जांपल्स ये अच्छी तरह से आप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। ये कुछ और एग्जांपल्स है सोडियम कार्बोनेट की, ये सोडियम हो जाएगा, इसको कार्बोनेट बोलते हैं, CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, CO3 इसको बोलते हैं कार्बोनेट। ऐसी जो SO4 इसको बोलते हैं सल्फेट। ये आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, तभी आप इसको नेमिंग कर पाओगे। ठीक है, ये Na2CO3 बन गया, क्योंकि यहाँ पे +1 था, ये -2 होता है। सल्फेट SO4 2 नेगेटिव होता है, मतलब इसके ऊपर -2 का साइन होता है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ। फिर NH4 2 हो जाएगा, SO4 के साथ तो एक ही है। ये ऐसे कुछ फॉर्मूलाज है, आपको याद रखने पड़ेंगे। अब आगे देखते हैं, मोलिकुलर मास एंड मोल कंसेप्ट। अब हम मोलिकुलर मास और मोल कंसेप्ट के बारे में देखेंगे। मोलिकुलर मास क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास NaCl है, ये एक मोलिक्यूल है, इसका मास फाइंड आउट करना है। हम पहले सोडियम का मास देख लेंगे, सोडियम का मास कितना होता है 23। ठीक है, क्लोरीन का मास होता है 35.5। अब इसको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 58.5। ये हो गया NaCl का मास। ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये होता है बस, कि इसका अलग से लिख लो, इसका अलग से लिख लो। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं हम, MgO, नहीं कोई और लेते हैं, हम ले लेते हैं NaF, सोडियम फ्लोराइड। सोडियम का कितना हो गया 23, फ्लोरीन का कितना होता है 18, ये हो गया 10, 40। ऐसे ये होता है। जैसे इन्होंने कहा कि रिलेटिव मोलिकुलर मास फाइंड करो वाटर का, वाटर का फाइंड कैसे करेंगे, H2O, हाइड्रोजन का 1, पर इसके साथ 2 लगा है, मल्टीप्लाई विद 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितना आ गया 18, यही आंसर है, देखो 18U। उसके बाद मोलिकुलर मास ऑफ HNO3, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, पर यहाँ पे 3 लगा है, 3 लगा है, इसलिए हमें मल्टीप्लाई विद 3 करना पड़ेगा, इसलिए 48, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब, फॉर्मूला यूनिट मास होता है, बिल्कुल सेम होता है ये मोलिकुलर मास से, बिल्कुल सेम, वैसे ही फाइंड आउट करना है, बस ये वही होता है सम ऑफ एटॉमिक मासेस, वही एटम्स का मासेस सम करके वो कंपाउंड, मतलब फॉर्मूला यूनिट होती है, बस कंपाउंड की यूनिट होती है, वैसे ही बिल्कुल वैसे ही फाइंड करना है। ठीक है, वैसे ही फाइंड हो जाएगा। बस इसमें फर्क ये होता है कि जो फॉर्मूला मास यूनिट होता है ना, वो उसके लिए लगता है जिसके आयंस बन सकते हैं, जैसे NaCl है, इसके आयंस बन सकते हैं ना Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसके लिए फॉर्मूला मास यूनिट होगा। मतलब कई मोलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसके आयंस ऐसे नहीं बन सकते,
ठीक है। जिसके आयंस बन सकते हैं उसको फॉर्मूला मास यूनिट बोल देते हैं, बाकियों को मोलिकुलर मास यूनिट बोल देते हैं। बस यही फर्क होता है और कोई खास फर्क नहीं है इसमें। ठीक है, वैसे ही फाइंड आउट करना है। ये देखो इन्होंने ये फाइंड आउट किया हुआ CaCl2 का, कैल्शियम का 40 होता है एंड क्लोरीन का हमारे पास होता है 35.5, वही मल्टीप्लाई विद 2 कर दिया और ये आंसर आ गया। वैसे ही आया है, कोई इसमें फर्क नहीं है देखो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब हम मोल के बारे में पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट क्या होता है। यस, अब मोल कंसेप्ट में हुआ क्या, मोल कंसेप्ट है जैसे हमारा ये रिएक्शन है 2H2 प्लस O2 2H2O। इसमें होता क्या है कि जो टू मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के और टू मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, कंबाइन होकर टू मॉलिक्यूल्स वाटर के बना देते हैं। अगर इन द फॉर्म ऑफ मास की बात करें तो इसका मास 4 हो गया, इसका 16 हो गया और इसका 16 इंटू 2 32 हो गया और इसका 36 यूनिट्स हो गया। तो हम जब भी इसके बारे में बात करते हैं, जब भी हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो या फिर ये एटम्स के बारे में बताता है या फिर ये मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है। मास के बारे में ये बताता ही नहीं है। इसलिए हमें मोल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा जिसमें हम मास के बारे में बात करेंगे। तो वो था मोल। हमने इसको क्या बोला, मोल। तो ये हमारा जो मोल है ये किसके बारे में बताता है, मास के बारे में, कि मास कितना मास यूज हुआ और कितना मास बना। ठीक है, इसीलिए बस मोल को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। नेक्स्ट हमारा क्या है, बस इसमें जो चीज है ना याद रखने वाली वो ये है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम मतलब 12 ग्राम होता है, मतलब एक कार्बन का मास होता है 12। तो जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम होगा ना वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन होगा। ठीक है, ऐसे जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक मोल का मास कितना होता है, मतलब एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1 ग्राम, और वो किसके होगा 6.022 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। वैसे 1 मास कोई भी पार्टिकल है, सोडियम है, पोटाशियम है, कोई भी पार्टिकल है, उसका जो भी मास होगा, जैसे सोडियम का 23 होता है, सोडियम का 23 होता है, तो ये किससे रिलेट करेगा 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। बस यही चीज है। ठीक है, यही चीज है। बस ये जो हम लेते हैं ना 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23, ये सभी के लिए एक सा, ये सभी के लिए ये स्टैंडर्ड है, यही होता है, बस यही होता है। और इसको बोलते हैं हम एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर अगर हमने मोल्स फाइंड कर रहे हो तो इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एंड जो ये एवोगैड्रो नंबर होता है इसको हम डिनोट करते हैं एन नोट से, एन नोट से, ये इसका सिंबल है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये कुछ बताया हुआ है जैसे किससे डिनोट किया जाता है, एन ए से डिनोट किया जाता है। पहले तो इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं एन ए से, और इसके यूनिट्स क्या है, यूनिट पर मोल है। ठीक है, इसको बोलते क्या, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये सारी एलिमेंट्री आइडेंटिटी है, जैसे एक डजन 12 NaOH के बराबर होता है, एक ग्रोस इसके, ऐसे 1 मोल इसके बराबर होता है। पर ये नंबर किसके होंगे, नंबर ऑफ एटम्स, जो उसका मास है, जो एटम का हमारे पास मास है। ठीक है, बस ये चीज है। उसके बाद क्या है, बस ये तो थोड़ा सा ही समझने वाला है, बस इतना सा ही है, कुछ खास नहीं है इसमें। ऐसे ये देखो जो हमारा इसको डिनोट किया जाता है यू से। ठीक है, मतलब जो एटॉमिक मास है वो हमें यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको, अगर हमने एटॉमिक मास निकालना हो तो हम यू से डिनोट कर देते हैं। अगर हमने बस उसी का ही 1 मोल निकालना हो, अगर हमने मोलर मास बोलते हैं उसको। ठीक है, अगर हमने मोल का मास निकालना हो उसको मोलर मास बोल देते हैं, मोलर मास। तो बस हम उसको किससे डिनोट कर देते हैं, जी से। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता है 1 होता है, हम 1 यू लिख देते हैं। अगर हमने इसका मोलर मास निकालना हो तो हाइड्रोजन का हम लिख देंगे बस 1 जी, बस इतना यू और जी का फर्क है। ठीक है, और 1 जी का मतलब क्या होगा, 1 जी का मतलब होता है कि 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। बस ये चीज है और कुछ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बस हमने क्या किया, किस पे चेंज कर दिया, U टू G में चेंज कर दिया, बस यही फर्क है। ये देखो वाटर का क्या होता है 18U, एटॉमिक मास क्या होता है 18U। ठीक है, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर।
तो 18G क्या हो गया 1 मोल मतलब मोलर मास, तो उसमें क्या होगा 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। बस ये चीज पता होनी चाहिए कि 18G किसके बराबर होगा 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बस इसी का ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। ये कुछ ये देख लेते हैं हम एग्जांपल्स। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हमें m दिए हैं, मतलब ये हमने कर लिया, गिवन मास m, मोलर मास m, ये सब कुछ मान लिया हमने। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 52 ग्राम ऑफ हीलियम बोला है। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम हमें पता है 4u होता है, मोलर मास 4g हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मोल्स कितने हैं उसमें, उसमें क्या होता है, जो हमारा गिवन मास मतलब जो हमारा मोलर मास है, जो कि हमें 52 दे रखा है, ये दे रखा है ना, 52 दे रखा है, ये वो हमारा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास जितना इसका होता है, वो करके हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। समझ में आ गई। अब 1 मोल हमारे पास इतने के बराबर होता है। ठीक है, तो उसके बाद गिवन अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, वो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे इससे। ठीक है, फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल से निकालने हो तो जो हमें पार्टिकल्स गिवन है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अगर हमें इसका नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकालने हो तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर मास से निकालना हो तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो तो जितने पार्टिकल्स गिवन है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। बस ये फर्क है, ये चीज का ध्यान रखो, और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी देखो मास ऑफ द फॉलोइंग 0.5 मोल ऑफ N2 गैस है, 0.5 मोल, तो हमने निकालना क्या है मास। मास क्या हो जाएगा, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो बस होगा क्या, जो हमारे पास इसका N2 का मास होता है, मोलर मास मतलब जो N2 का 14 + 14 28 आ गया, 28 आ गया। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स हमें 0.5 दिए हुए हैं, बस ये निकल जाएगा। ऐसे ही अगला है, ये भी देखो सेम ही है बिल्कुल। ठीक है, ये अकेला नाइट्रोजन है, N का मास ले लिया, अकेला 14 ले लिया। अगर हमें पार्टिकल्स दिए हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय 6.022 × 10⁻23 कर देंगे। ये ओनली नाइट्रोजन के हैं, तो क्या होगा, ओनली नाइट्रोजन के है, तो फिर इसको ऐसे किया, पहले ऐसे कर लिया, ओनली एन के करने हैं, पहले वही एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर लिया, फिर उसके बाद मास भी निकालना है हमें, उसका एम नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास तो पता ही है 14 होता है, 14 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमें N2 दिया है तो इस यहाँ पर ओनली 28 आ जाएगा, बस वही 28 आ गया, आंसर आ गया। यहाँ पे हमें गिवन भी 6.022 × 10⁻23 दिया था, ये देखिए, ये देखिए 6.02 बस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। 46 ग्राम सोडियम एटम के दिए हैं और 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम के दिए हैं, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। 46 ग्राम मतलब पहले तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, इससे क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, फिर नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 46 अपॉन मोलर मास और इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ऑक्सीजन वाला, उसका क्या होता है 16, बस वही उसमें 16 × 32 आ गया, मतलब वही गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर होता है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन मतलब m की वैल्यू क्या है 16 U, बट हमारे पास O2 निकालना है ना, अकेले ऑक्सीजन की 16 होती है और फिर O2 की क्या हो जाएगी 32 हो जाएगी, वही लिख दिया इन्होंने। 8 हमें गिवन था, 8/32 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23, तो आंसर आ गया। उसके बाद 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये भी इजी है, वही देखो मोल्स दिए हुए हैं 0.1, हमें ये निकालना है 0.1, ये हो गए, और Na ये हमें इसकी वैल्यू पता है, इतना आंसर आ गया, हैंस प्रूव्ड। सो आज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो,
प्लीज़ लाइक माई चैनल, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आपके पेपर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। ओके, थैंक यू।